साम्राज्य के कोषागृह कक्ष का दरवाजा खुला। अमात्य राक्षस तेज कदमों के साथ कोषागृह कक्ष के अंदर गया। युवराज, युवराज। हाँ, अमात्य राक्षस। क्या हुआ युवराज? सब कुशल मंगल तो है ना? अमात्य राक्षस के सवाल को सुनने के बाद युवराज पब्बता ने कुछ सोचते हुए सामने बंद पड़ी खिड़की को खोला और बाहर डूबते हुए सूर्य को देखते हुए कहा, हाँ अमात्य, सब कुशल मंगल है। अच्छा, मद उत्सव का शोर अब थम सा रहा है और सुर्ख लालिमा से भरा हुआ सूर्य पश्चिम दिशा में समा जाने को आतुर है। यानी संध्या काल हो गई है, इसलिए तुम मुझे ढूंढते हुए यहां तक आ गए हो। युवराज, मुझे सब कुशल तो प्रतीत नहीं हो रहा है। यदि सब कुशल होता तो आप कोषागृह के कक्ष में नहीं होते। कोषागृह? कोषागृह? अमात्य राक्षस की बौद्धिक क्षमता के ऊपर कोई बुद्धिहीन ही शंका कर सकता है। इस हंसी के बाद अमात्य राक्षस किसी भी तरह यह जानना चाहता था कि आखिर युवराज के मन में क्या चल रहा है। इसलिए उसने युवराज पब्बता के कानों में धीरे से बोलते हुए कहा, युवराज, मुझे अभी तक मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। अमात्य, तुम्हारे प्रश्न का यथासंभव उत्तर यही है कि यंत्र पर यंत्र मुझे किसी भी तरह उस ब्राह्मण कुमार चाणक्य से भेंट करना है। मेरे प्रत्येक शब्द पर गौर करना अमात्य राक्षस। मुझे उस ब्राह्मण कुमार से भेंट करना है, ना कि उसे बंदी बनाना है। युवराज पब्बता के इस जवाब के बाद अमात्य राक्षस ने कुछ देर के लिए मौन धारण कर लिया। अमात्य राक्षस की आंखों की भौहें चढ़ गई। उसे एहसास हो चुका था कि मगध राजगद्दी के ऊपर बहुत जल्द संकट के बादल लहरा सकते हैं। कुछ शांत रहने के बाद अमात्य राक्षस ने अपनी आवाज को जोर देते हुए कहा, युवराज, अफसर की तरफ पंख फैलाना अच्छी बात है, परंतु पंख भी तब फैलाने चाहिए जब उन्हें कोई काट न सके। इस राजमहल की दीवारों के भी कान हैं। यदि इस बात की भनक भी महाराज तक पहुंच गई ना, तो बीच बारादरी में आपका सर दीवार से लटका मिलेगा और मुझे भी मृत्यु दंड की सजा मिल जाएगी। कहानी में आगे बढ़ने से पहले जरूरी है कि हम आपको बारादारी के बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता दें। इतिहासकार बारादारी के बारे में बात करते हुए कहते हैं कि अमात्य राक्षस ने जिस बारादारी का जिक्र किया था, उस बारादारी शब्द का मतलब होता है पूरी तरह से ढका हुआ पवेलियन, जो चारों तरफ से दीवारों, खिड़कियों और दरवाजों से घिरा होता है। इनके आगे एक बड़ी सी जगह होती है जिसे बरामदा या बारादरी कहते हैं, जहां पर राजा महाराजा के मनोरंजन के लिए नाच गाने की व्यवस्था की जाती है। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से बारादारी में 12 आर्च और दरवाजे होते थे, जो कम से कम 3 दिशाओं में खुलते थे। आज के दौर में शानदार और सुरक्षित बारादारी केसरबाग में स्थित है, जिसे कसर उल बुका भी कहा जाता है। अमात्य राक्षस, बारादरी की दीवारों में किसका सर लटका मिलेगा? मेरा? युवराज का? अंतिम बार चेतावनी दे रहा हूं तुम्हें। मृत्यु का भय उसे दिखाना जो शौर्य की परिभाषा न जानता हो। मैं शौर्य से भी परिचित हूं और शूरवीरों से भी, साथ ही इस मगध राजगद्दी के तुम जैसे चाटुकरों से भी। अमात्य, क्या तुम महाराज धनानंद के प्रकोप से इतना भयभीत हो गए हो कि तुम्हें उनका निरंकुश शासन भी नहीं दिख रहा है? क्या तुम्हें उस ब्राह्मण कुमार चाणक्य की आंखें याद हैं? उन आंखों का प्रतिशोध स्मरण है? अब चाणक्य ही मुझे मगध की राजगद्दी तक पहुंचाएगा। अब चाणक्य ही मुझे मगध साम्राज्य का नया महाराज बनने में मदद करेगा। तुमसे बस यही विनती है कि मेरे और मगध राजगद्दी के शासक नहीं तो बीच की रुकावट भी मत बनना। इतना सुनने के बाद अमात्य राक्षस को क्रोध आ गया और उसने क्रोधित स्वर में कहा, युवराज, अपनी जीवा को लगाम लगाइए। स्मरण रखिए कि किसी भी अफसर के पंख तब पकड़ने चाहिए जब वो उन्नति दे। आज नहीं तो कल ये राजगद्दी आपकी ही है, परंतु यदि अभी किसी ने भी मगध महाराज धनानंद को किसी भी प्रकार की हानि पहुंचाने की सोची भी, तो उसकी मृत्यु निश्चित है। और रही बात उस ब्राह्मण कुमार चाणक्य की, तो मैं स्वयं उससे भेंट करना चाहता हूं। युवराज,
इसके साथ मेरे गुप्तचर ने बताया है कि आप कोषाध्यक्ष से मिलना चाहते हैं। इसके पीछे कोई विशेष कारण? हाँ, अब इसके पीछे के कारण को भी अपने गुप्तचरों से पता करवा लो। तुम्हारी उत्सुकता के लिए बता देता हूं कि कोषाध्यक्ष से मिलने के बाद मैं मगध राज्य के कोष के साथ कुछ बड़ा और महत्वपूर्ण करने वाला हूं। अगर मेरी योजना को स्थगित कर सको तो करके दिखाना। अमात्य राक्षस कोषागृह कक्ष में युवराज पब्बता की चुनौती को सुन ही रहा था कि तभी बाहर सैनिकों के विशाल कक्ष से तेज तेज ढोल पीटने की आवाज आने लगी। ढोल की आवाज के साथ दरबारी सैनिक पूरा जोर लगाकर चिल्ला रहा था, विशाल मगध साम्राज्य के सैनिकों सावधान! अद्भुत विशाल मगध साम्राज्य के अन्नदाता, चारों दिशाओं में विख्यात सर्वेश्वर महाराज धनानंद पधार रहे हैं। दरबारी सैनिक के उद्घोष के बाद कई सुंदर दासियों के साथ मदिरा के नशे में झूमते हुए मगध महाराज धनानंद सैनिकों के विशाल कक्ष के अंदर आए और अपने आसन में बैठ गए। अपने आसन में सही अंदाज में बैठे धनानंद ने अपने घमंड वाले अंदाज में कहा, शोर थम क्यों गया? ये विशाल मगध साम्राज्य का सैनिक कक्ष है। यहां महाराज धनानंद का उद्घोष चलता रहना चाहिए। इतना सुनते ही कक्ष में मौजूद एक एक सैनिक अपने हाथ के भाले को जमीन में पटकने लगे, जिसकी आवाज से धरती में कंपन शुरू हो गया। सर्वेश्वर महाराज धनानंद की जय हो। अविश्वसनीय। कहां हो अमात्य राक्षस? सैनिकों, अमात्य राक्षस कहां है? वो इस कक्ष में क्यों नहीं है? क्या उन्हें ज्ञात नहीं था इस सेना को उस क्रूर ब्राह्मण चाणक्य को पकड़ने के लिए पिपली वन की तरफ प्रस्थान करना है? महाराज धनानंद के क्रोध को देखने के बाद मुख्य सैनिक आगे आया और उसने महाराज धनानंद से कहा, मगध महाराज की जय हो। महाराज, वो अमात्य और मुख्य सैनिक ने जैसे ही अमात्य राक्षस और पब्बता के बारे में कुछ बताने के लिए और शब्द बोला, वैसे ही पीछे से सैनिक कक्ष का द्वार खुलने की आवाज आई और दो लोगों के पैरों की आहट अंदर आते हुए सुनाई दी। उन दो लोगों को देखने के बाद एक बार फिर से दरबारी सैनिक ने जोर से आवाज लगाई, विशाल मगध साम्राज्य के अमात्य और युवराज पब्बता महाराज धनानंद के सामने पधार रहे हैं। महाराज की जय हो। महाराज, यहां अनुपस्थित रहने के लिए मैं और युवराज क्षमा प्रार्थी हैं। क्षमा तो बाद में मिलेगी। कहां थे आप दोनों? महाराज, मैं और युवराज गुप्तचर विभाग का निरीक्षण कर रहे थे। गुप्तचर विभाग का निरीक्षण कर रहे थे। मगध महाराज धनानंद से अमात्य राक्षस ने यही शब्द बोले थे। इस बारे में बात करते हुए हिस्टोरियंस मीनाक्षी राव कहती हैं कि अमात्य राक्षस मगध राजगद्दी और महाराज धनानंद का सबसे भरोसेमंद इंसान था, लेकिन कहानी के इस मोड़ पर अमात्य राक्षस ने धनानंद से झूठ क्यों बोला था? वो और युवराज गुप्तचर विभाग में नहीं बल्कि कोषागृह विभाग में थे। इस झूठ के पीछे दो मुख्य कारण हो सकते थे। पहला ये हो सकता था कि शायद अमात्य राक्षस भी युवराज के साथ मिल गया था और मगध की राजगद्दी को बदलना चाहता था, और दूसरा ये कि अमात्य अभी युवराज का भरोसेमंद बनकर मगध की राजगद्दी की रक्षा करना चाहता था। कारण जो भी था, बहुत जल्द एक बड़े ट्विस्ट के साथ सभी के सामने आ जाएगा। आफ्टर दैट, अमात्य राक्षस के जवाब को सुनने के बाद धनानंद ने कहा, तुम दोनों और तुम्हारे गुप्तचर केवल रणनीति ही बनाते रहना। मुझे अब कोई रणनीति नहीं बल्कि प्रत्यक्ष उत्तर चाहिए। अभी तक तुम लोगों ने पिपली वन की तरफ प्रस्थान क्यों नहीं किया? इस विलंबता के पीछे का कारण क्या है? अमात्य राक्षस, तुम लोगों को स्मरण तो है ना कि मेरा शाही शेर सुबह से भूखा है? किसी को दंड देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि पीपली वन की तरफ जाने वाले सभी प्रमुख सैनिकों की तैयारी पूर्ण हो चुकी है। मैंने ही सभी को आदेश दिया कि कल प्रातः काल से पूर्व हम पाटलिपुत्र की सीमा को पार कर देंगे।
अमात्य राक्षस की इस बात को सुनने के बाद ही धनानंद अपने आसन से उठ गया और सभी सैनिकों को आदेश देते हुए कहा, प्रातःकाल? आखिर प्रातःकाल ही क्यों? अभी इसी क्षण क्यों नहीं? सैनिकों, ये मगध महाराज धनानंद का आदेश है कि इसी क्षण अमात्य राक्षस की अगुवाई में समस्त प्रमुख सैनिक अपने अश्व और हाथियों के साथ उस क्रूर ब्राह्मण चाणक्य की तलाश में पिपली वन की तरफ प्रस्थान करें। और स्मरण रहे कि विलंब और इस आदेश की अवहेलना करने वाले को तत्काल प्रभाव से मृत्यु दंड दिया जाएगा। अगली पूर्णिमा तक उस क्रूर ब्राह्मण चाणक्य की शिखा मेरे कदमों में होनी चाहिए। जाओ। महाराज धनानंद के इस आदेश के बाद मगध के सैनिक पिपली वन की तरफ निकलने को तैयार खड़े थे। घोड़े, हाथी, अस्त्र शस्त्र और शाही योद्धा की ध्वनि की गूंज से पूरा मगध राजमहल गूंज रहा था। सैनिकों के शोर के बीच में अमात्य राक्षस ने दहाड़ के साथ कहा, मगध साम्राज्य के वीर सैनिकों, प्रस्थान करो। अमात्य राक्षस, युवराज और प्रमुख सैनिक आचार्य चाणक्य की तलाश में पीपली वन की तरफ निकल चुके हैं। अब क्या होगी आचार्य चाणक्य की अगली स्ट्रेटेजी? क्या मगध की विशाल सेना पकड़ पाएगी आचार्य चाणक्य और वृद्ध शक्टार को, या फिर इतिहास के पन्नों में दर्ज है कोई नया ट्विस्ट? जानने के लिए सुनते रहिए आचार्य चाणक्य की गौरव गाथा।